Hello and welcome students, welcome to e-learning point. This is Naina Jain. We are trying to study economics here. Economics की बातें कर रहे हैं, है ना? We were studying the first chapter of stats, part 1. That is the concept of economics and significance of stats in economics. Okay, so in last class we have discussed about what is economics. Basically we tried to understand the basic purpose and basic meaning of economics. Okay, and we told you about the economic problems, about consumer, producer, about the basic concepts. We have discussed all the basic concepts about the economics so that we can better classify the economics. Okay, and after that we have discussed the three basic components, or you can say three distinct components of economics, and that were consumer, producer and distribution. Consumption, production and distribution. ठीक है, सो बेसिकली क्या था उसमें, कंज्यूमर या कंजम्पशन जो आप लेते हैं उसमें हमने पढ़ा था कंज्यूमर थ्योरी, या आप जब किस तरीके की थ्योरी होती है, कंजम्पशन थ्योरी कह सकते हो उसको, ठीक है। किस तरीके की थ्योरी होती है, बेसिकली हमारी कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए जो हम चीज़ें करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर और कंजम्पशन थ्योरी, यू कैन से, ठीक है। उसके बाद हमने की थी प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी किस लिए होती है, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को जानने के लिए कि प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव करेगा मार्केट में। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे थ्री डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक्स के, कि क्यों हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी, एट दैट टाइम वी वर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट अ वेरी लो लेवल, एट अ वेरी माइक्रो लेवल, बहुत छोटे लेवल पे जब हम चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्राइमरली हम स्टडी कर रहे थे, तब हमने उन चीज़ों के बारे में बात की। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी में बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में एज अ होल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का हमें ध्यान रखना है कि हमारी ग्रोथ भी हो और एनवायरनमेंट को भी कोई फ़र्क ना पड़े, हमारी टेक्निक्स जो हैं प्रोडक्शन की इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी इकोनॉमी में एज अ होल ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एफर्ट से या फिर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, पूरी हमारी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा होता है। पॉवर्टी है, पॉवर्टी किसी एक को इफेक्ट नहीं करेगी, ना ही किसी एक की एक्टिविटीज़ के इफेक्ट से आएगी। पॉवर्टी सबको एक साथ इफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस आपको स्टडी कराते हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics. And as per the name you can understand the meaning also. Micro means small and macro means big. So when we discuss the topics about the individual level, household के बारे में, firm के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब मैं किसी भी कंसेप्ट को उठाती हूँ जो हमारी पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूरी हमारी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, तो वो सभी सब्जेक्ट्स मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है इंडिविजुअल वेलफेयर को, ओके। और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है सोशल और कलेक्टिव वेलफेयर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड मतलब एक ही है कि सबके वेलफेयर के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो बाइफरगेट कर दिया, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स आपके लिए बना दिए, जस्ट टू मेक इट सिंपल।
ताकि आप इजीली समझ सको कि कौन से कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करते हैं, और कौन से कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी कम्युनिटी को, जो हमारी कंट्री को, जो हमारी सोसाइटी को एज अ होल इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में, कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे माइंड में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद बहुत ज़रूरी है स्टैट्स के कंसेप्ट को क्लियर करना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्टैट्स, वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। हम इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं स्टैट्स को इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली फॉर टुडे आवर टॉपिक इज स्टैट्स। जब भी मैं स्टैट्स के बारे में बात करती हूँ, मैं क्या, कोई भी बात करेगा स्टैट्स के बारे में, आपसे भी मैं अगर स्टैट्स के बारे में पूछूंगी, जितना आपने अपनी लास्ट क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूंगी तो स्टैट्स के लिए सबका एक ही जवाब होता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सही बात है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि उस इन्फॉर्मेशन को क्वांटिफाई क्यों किया गया और कैसे किया गया? जितने भी हमारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं उन सभी को क्वांटिफाई किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जाता है टू मेक इट सिंपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट। ठीक है, तो अब उस चीज़ के लिए मुझे ये जानना है कि क्या अपने आप मेरे पास डेटा आ गया या अपने आप मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। स्टैट्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया तो वो स्टैट्स हो गई, नहीं। स्टैट्स इतनी छोटी टर्म नहीं है, स्टैट्स बहुत वाइड टर्म है जिसका बहुत वास्ट मीनिंग्स होते हैं। तो हमें उन्हीं मीनिंग्स के बारे में जानना है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों इकोनॉमिक्स में स्टैट्स इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल किसी से भी पूछती हूँ अगर इंसान से, तो वो स्टैट्स के लिए मुझे यही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर डेटा मेरे पास आया है तो वो कैसे आया है, कोई भी चीज़ है मैंने उसको कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया होगा, कलेक्ट करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, प्रेजेंटेशन की जाती है। जो प्रेजेंटेशन है, मैंने सिर्फ वो प्रेजेंटेशन देखी और कह दिया कि न्यूमेरिकल डेटा है और ये स्टैट्स है, लेकिन को उस लेवल तक लाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई, क्या क्या मेथड्स अपनाए गए, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई गई, वो भी तो मेरा स्टैट्स का ही हिस्सा है। वो स्टैट्स से अलग क्यों है? क्योंकि मैं तो सिर्फ रिजल्ट देख रही हूँ, पर रिजल्ट पे पहुंचना मेरा काम नहीं है ना। मैंने तो उसको जो बनाया है वो सब भी तो मेरा स्टैट्स था। किस तरीके से मैंने चीज़ों को अपना डाटा कलेक्ट किया, कैसे उसको क्लासीफाई किया, फिर उसको प्रेजेंटेशन दी किस तरीके से कि मैं दूसरे को सामने क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। तो स्टैट्स एक सिंगुलर मीनिंग नहीं है कि मैंने न्यूमेरिकल डेटा ले लिया, क्वान्टिफाइड डेटा ले लिया तो वो स्टैट्स है, नहीं। ये सच्चाई है, दिस इज़ ट्रू कि जो भी डेटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसे हम कह सकते हैं स्टैट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो भी डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया, कोई भी डेटा हो उसको मैं स्टैट्स कह दूं। स्टैट्स का डेटा जितना भी होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, दैट इज़ ट्रू। बट हर न्यूमेरिकल डेटा स्टैट्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए स्टैट्स के मीनिंग को थोड़ा बेटर क्लियर करने के लिए हम लोगों ने उसकी कुछ दो सेंस में उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले प्लूरल सेंस में, उसके बाद सिंगुलर सेंस में, ताकि स्टैट्स को हम और बेटर आप लोगों को क्लियर करवा पाएँ कि स्टैट्स बेसिकली क्यों, क्या रेलिवेंस है उसकी इकोनॉमिक्स में, क्यों हम फैक्ट्स और फिगर्स को क्वांटिफाई करते हैं, क्यों हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टैट्स की प्लूरल सेंस में क्या मतलब होता है। स्टैट्स हमारा फैक्ट्स और फिगर से रिलेटेड होता है, लेकिन जब हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब स्टैट्स में वही डाटा इंक्लूडेड होगा जो भी डाटा हमारा आपका एवरेज में मोड में है, या फिर मीन मीडियंस जो निकले हुए होते हैं आपके एवरेज फॉर्म में जो डेटा हमें दिया हुआ होता है, एग्रीगेट्स जो होते हैं वही हमारे स्टैट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है हर डेटा स्टैट्स बनाएगा। मैंने कह दिया कि मेरी पॉकेट मनी है 100 रुपीज़ है, या मैं अपने बच्चे को 100 रुपीज़ पर मंथ की पॉकेट मनी देती हूँ, तो क्या ये स्टैट्स है? कोई अगर मुझसे आर्ग्यू करना चाहे तो वो कहेगा न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, पूरे मंथ का दे रहे हो तो ये स्टैट्स होना चाहिए। पर मैं कहूँगी नहीं, ये न्यूमेरिकल डेटा तो है बट ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की एवरेज नहीं पता लग रही, एग्रीगेट्स नहीं पता लग रहे। जब तक मुझे किसी भी चीज़ के एवरेज या एग्रीगेट्स पता नहीं लगेंगे वो डेटा स्टैट्स में काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं ये कहती
कि 2 क्लासेस के बारे में बात करती, पर्टिकुलरली कहती कि ऑन एन एवरेज बच्चों को 100 रुपीज़ पर मंथ का अलाउंस मिलता है, जिसमें से क्लास 11th में मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तब मैं ये कह सकती थी कि ये स्टैट्स का डेटा है। अगर मुझे किसी भी बहुत सारे एवरेजेस हो सकते हैं, बर्थ रेट के बारे में हो सकता है, डेथ रेट के बारे में हो सकता है ना, अलाउंसेस जो होते हैं उनके बारे में हो सकता है, पॉवर्टी लाइन के बारे में हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, लिटरेसी रेट का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो अभी गिनवाई हैं, ये जितना भी ये डाटा है आपका, ये स्टैट्स में काउंट हो सकता है, बिकॉज दे आर शोइंग द एवरेज और एग्रीगेट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा स्टैट्स का डेटा है। तो कोई भी क्या इससे हमने ये लॉजिक निकाला इस चीज़ से कि प्लूरल सेंस से कि जितने भी हमारे स्टैट्स में डेटा दिए हुए होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है वो स्टैट्स में काउंट होगा। ठीक है, ऑल द डेटा इन द स्टैट्स इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द न्यूमेरिकल डेटा विल काउंट टू स्टैट्स। ओके, सो अब उसके बाद अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो प्लूरल सेंस में एक डेफिनेशन मेरे पास स्टैट्स की निकल के आती है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहें ताकि हम उसे ईजिली लर्न कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या डेफिनेशन देना चाहूँगी Statistics are, so we have to write it down like this: statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. To make it more clear, let us understand the meaning of this definition. Stats are numerical statements. ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं, stats का सारा डेटा जो भी होता है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। सो कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। किस चीज़ की होती हैं? फैक्ट्स की होती हैं, क्योंकि जब भी हम स्टैट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम किसी न किसी फैक्ट या फिगर्स जो होंगी उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही किसी भी डेटा को उठा के हम स्टैट्स नहीं बनाते, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है हमारा जो भी डेटा होता है। ठीक है, साथ में लिखा है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। ये चीज़ क्यों मेंशन की गई है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी? क्योंकि स्टैट्स जब भी हम डेटा कोई कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो किसी न किसी चीज़ की जानकारी निकालने के लिए करते हैं। ऐसे ही स्टैट्स का डेटा नहीं बनाया जाता, किसी न किसी चीज़ की जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए हम लोग स्टैट्स का डेटा राइज करते हैं। ठीक है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब ये होता है जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो सब एक दूसरे के रिलेशन में होता है। ऐसा नहीं है एक तरफ बात हो रही है किसी गाय के बारे में, दूसरी तरफ मैं पॉकेट अलाउंस के बारे में बात करूँ, नहीं हो सकता ना। जो चीज़ रिलेटेड होगी मैं उसी के बारे में बात करूँगी, उसी को कंपेयर करूँगी, क्योंकि कंपैरिजन वहीं होता है जहाँ कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ हों, अदरवाइज़ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं एक छोटे बच्चे का और अडल्ट का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती। ठीक है ना, मैं कंपैरिजन वहाँ करूँगी जहाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो या कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली वी आर डूइंग कंपैरिजन्स, सो दैट्स व्हाई वी विल take all those topics which are related to each other in any manner. Okay, so this is the definition of stats. You can learn this definition. This is very simple, but this is in plural sense. Okay, so whenever you are asked to write down the definition of stats in plural sense, then you have to write it down. Okay, so let's continue. We will try to understand some more features of stats in plural sense.
फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने बात की कि स्टैट्स में जो भी डेटा होता है वो हमारा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, साथ ही साथ जो भी डेटा एग्रीगेट या एवरेज फॉर्म में होगा वही स्टेटिस्टिकल डेटा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यही चीज़ हमें बताई गई है कि एग्रीगेट फॉर्म में होता है और फैक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मेन फीचर ऑफ स्टैट्स, दैट द डेटा शुड बी इन एग्रीगेट एज वेल एज or related to the facts and figures. Okay, and the next one will be numerically expressed. That we have already discussed that all the data related to stats is expressed in numerical terms. जितना भी डेटा होता है stats से related सब quantified होता है, quantification किया हुआ होता है उसका, मतलब numerical terms में होता है, numbers में होता है। किस लिए होता है numbers में? To make the comparison easy and to make the understanding and interpretation of the facts easy. ओके, अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझने के लिए, उसे आसानी से दूसरे को समझाने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशंस को इजी करने के लिए हम लोग उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। दूसरी चीज़ एक और भी होती है कि क्या होता है, बेसिकली अगर मैंने बड़े बड़े लेक्चर्स में लिख दिया है तो उसको समझने के लिए मेरे पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। जिस लैंग्वेज में मैं लिख रही हूँ उस लैंग्वेज का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं नंबर्स में कर रही हूँ तो बेसिकली नंबर्स की नॉलेज एक तो सबको होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो स्टैट्स फॉर्म में है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, तो आसानी से कोई भी उसे इंटरप्रेट करके आइडिया लगा सकता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कही जा रही है। क्योंकि पढ़ने के लिए हर कोई ये पूरा नहीं पढ़ेगा, पैराग्राफ में आप लोग भी नहीं पढ़ते होंगे। आप लोगों को भी जब आंसर मिलता होगा तो यही होता होगा, ऐसे लर्न होता होगा, यार ये 2 पेज का ऐसे बाद में लर्न करूँगा, ऐसे सोचते हैं सब। तो वही चीज़ होती है, फिर हर कोई यही कहेगा यार ये तो 2 पेज का कौन मत्था पच्ची करेगा, छोड़ दो। लेकिन अगर टेबुलर फॉर्म में होगा तो हम करेंगे, डिफरेंसेस जल्दी जल्दी लर्न हो जाते हैं, होते हैं ना। तो वही चीज़ है कि आंसर्स टेबुलर फॉर्म में होते हैं तो जल्दी लर्न होते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है, जो हमारा इतना सारा डेटा है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देंगे तो हम लोगों को लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। आफ्टर दैट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है। क्योंकि जब वो रिलेटेड इतनी सारी चीज़ों से है तो अफेक्टेड भी इतनी सारी चीज़ों से होगा। ऐसा नहीं किसी एक चीज़ से अफेक्ट हो जाएगा, किसी एक, तो हमने मान लिया कि भाई स्टैट्स है और हमने एक्सप्रेस किया हुआ है वैसे। बेसिकली अगर मैं सिंपल सी एक चीज़ के बारे में बात करती हूँ कि कोई भी मार्केट में चीज़ होती है, उसका प्राइस राइज हो जाता है। क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर बढ़ाना चाहता था? ये तो रीज़न नहीं हो सकता। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है लोगों का टेस्ट बदल रहा हो, वो चीज़ ज़्यादा डिमांड में हो, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी क्या हो सकती है? हो सकता है प्रोड्यूसर जिस रॉ मटेरियल को यूज़ करके उससे बना रहा हो वो रॉ मटेरियल पीछे से महंगा हो गया, तो उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए करना पड़ेगा, उस चीज़ को कॉस्टली करना पड़ेगा। तो वेरियस ऑफ रीजन्स आर देयर, वेरियस ऑफ कॉजेज आर देयर। तो हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो ऐसे ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ एक चीज़ होने पे वो अफेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उससे, तो वो हमें समझने को मिल जाती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट फीचर होता है रीजनेबल एक्यूरेसी। एक ही बात बार बार कहने वाली बात है। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है, सिंपल सी चीज़ है, जब मैं कह रही हूँ बार बार फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, तो अगर फैक्ट्स पे बेस्ड है तो एक्यूरेट तो होगा। और वही उन्होंने कहा है कि एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कहीं से कोई भी डेटा आया और उसकी मैं कर दूँ, मेरे पास पता होना चाहिए मुझे कि ये डेटा जो है रेलिवेंट है, मैं इस पर रिलाई कर सकती हूँ।
एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आई और उसको मैं एज इट इज स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें करके उसके ऊपर अपना डेटा क्लासीफाई करके मैं कुछ भी इंटरप्रिटेशंस दे दूँ। नहीं, पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक्यूरेट है डेटा या नहीं है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो वो डेटा रेलिवेंट ही नहीं है कि मैं उसको स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो रीजनेबल एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। Placed in relation to each other. अभी ये चीज़ आपको समझाई गई थी कि जो भी डेटा है न्यूमेरिकल्स, कोई एक अकेला न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक नहीं बनाता। जो भी डेटा होता है वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तभी बात बन सकती है, तभी हम उसको स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा डेटा है, कोई एक सिंगल डेटा स्टैट्स नहीं कहलाएगा। हमारे पास इतना डेटा होना चाहिए, एग्रीगेट्स होने चाहिए, एवरेजेस होनी चाहिए, साथ में ही रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से चीज़ें, ताकि हम ईजिली उनको कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कि आपको पहले भी एग्जांपल दिया था प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का, फिर से एक बारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी दो चीज़ें एक साथ रिलेटेड हैं, अगर मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, उसके वेट के बारे में बात करूँ और उसको दूसरे की हाइट से कंपेयर करूँ, तो क्या मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो एक्यूरेट होगा? क्या मेरा कंपैरिजन सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक का वेट और दूसरे की हाइट रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, उनको मैं एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकती। अगर मुझे वेट को कंपेयर करना है तो मुझे सभी बच्चों के वेट के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे हाइट को कंपेयर करना है तो मुझे सभी बच्चों की हाइट के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिलेटेड टॉपिक्स होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपकी समझाने की आपको कोशिश की गई है। उसके बाद क्या होता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का क्या मतलब होता है? क्या सब लोग इतने पागल दिखते हैं कि फालतू में डाटा कलेक्ट करते रहेंगे? नहीं ना। जब मैंने ये कहा कि फैक्ट्स पे बेस्ड है, और साथ ही साथ जब हमने डेफिनेशन की तो हमने ये बताया आपको कि किसी न किसी इंक्वायरी से रिलेटेड होता है। मतलब जब मुझे किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तभी मैं स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में बात करूँगी, नहीं तो मैं डेटा क्यों बनाऊँगी? किसके पास इतना फालतू टाइम है? अब आप लोग देखते हो सर्वे वगैरह होते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पहले से पर्पस होता है। जब तक मेरे पास पर्पस नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चंस नहीं डिज़ाइन कर सकती कि मैं क्या पूछूं, और जब तक मैं क्वेश्चंस मुझे नहीं पता कि मुझे सामने वाले से क्या पूछने हैं तब तक मेरे पास कोई डेटा नहीं आएगा। मुझे जाके बातें नहीं करनी है उनसे, मुझे उनसे डेटा लेना है, तो मुझे पता तो होना चाहिए मुझे किस लिए डेटा लेना है, तभी तो मैं पता लगा सकूँगी मुझे क्या क्या पूछना है ना। तो उसके लिए जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट होता है हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से हम जो रेलिवेंट डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो सारी बातें लिख लेंगे उसमें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो नहीं होगी, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स हो जाएगी। फिर होता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? जो भी मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा है या तो वो एन्यूमरेटेड फॉर्म में होगा या वो एस्टिमेटेड फॉर्म में होगा। अब आप कहोगे ये एन्यूमरेटेड फॉर्म क्या होती है और एस्टिमेटेड फॉर्म क्या होती है? वेरी सिंपल चीज़ है बेटा। एन्यूमरेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है जब भी मेरे पास लिस्ट बनी हुई है किसी चीज़ की, प्रॉबेबली पूरा मेरे पास लिस्ट है कि मुझे क्या कैसे चाहिए था, जो डेटा है वो मैंने कलेक्ट किया हुआ है, द डेटा विल बी इन एन्यूमरेटेड फॉर्म। और जहाँ पर मैं एस्टिमेशंस लगाती हूँ इतने हुए होंगे, इतना हो सकता है, दैट इज इन द एस्टिमेशन फॉर्म। इट मीन्स व्हेन आई हैव द एक्यूरेट डेटा then that is enumerated form, and when I have collected the estimated data then it will be in estimation form or estimated form. एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करना चाहूँ अटेंडेंस लेती हूँ किसी क्लास में, मुझे पता है
कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे, है ना। मुझे पता है आज इस सेक्शन में, इस क्लास के इस सेक्शन में इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, क्योंकि मैं सामने बच्चे बैठे हैं, अटेंडेंस हुई है, मुझे पता लग जाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स है मेरे पास। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर की रैली होती है, 2 अलग अलग स्टेट्स में होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक एक के पास पर्ची नहीं होती, कोई बीच में भी एंट्री कर सकता है, तो मैं ऑन एन एवरेज हिसाब लगा लेती हूँ, यार 1 लाख बंदा रहा होगा, 2 लाख तो होंगे, 50,000 बंदे थे। तो इस तरीके की जो डेटा होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, दैट इज़ एस्टिमेटेड डेटा। और जो मेरे पास क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से प्रॉपर अटेंडेंस की एक्यूरेट डेटा था, लिस्ट बनी हुई थी, दैट इज़ द एन्यूमरेटेड फॉर्म ऑफ डेटा। तो मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा दोनों फॉर्म में हो सकता है। कई बार क्योंकि इम्पॉसिबल हो जाता है एग्जैक्ट पता करना कि कितने लोग रहे होंगे, तो हम थोड़ा बहुत उसमें एस्टिमेशंस डाल देते हैं कि हाँ एस्टिमेटेडली इतने, अप्रॉक्सीमेटली इतने रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक फीचर और होता है हमारा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मतलब जब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि मैं किस तरीके के पूछूं और कैसे पूछूं ताकि मेरा डेटा आसानी से कलेक्ट हो सके, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा जितना भी हमारा होता है सारा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि कोई भी डिटेल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तभी मैं आगे उसकी सही से इंटरप्रिटेशंस प्रेजेंटेशंस कर पाऊँगी। नहीं तो अगर मैं स्टार्टिंग ही गलत कर दूँगी, कलेक्शन ही सही नहीं करूँगी, तो ना तो वो डेटा सही से क्लासीफाई हो पाएगा, ना ही वो डेटा सही से एनालाइज हो पाएगा, ना ही मैं उसे प्रेजेंट कर पाऊँगी, ठीक है। तो बेसिकली जो कलेक्शन होती है, यानी कि जो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल प्रीव्यू का, वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। और वो कलेक्शन बहुत सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए ताकि मैं आगे के डेटा को उसके हिसाब से अरेंज कर पाऊँ, ठीक है। तो कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सो बेसिकली दीज ऑल वर द फीचर्स ऑफ स्टैट्स इन अ प्लूरल सेंस, ठीक। अब हमें बात करनी है प्लूरल सेंस से हटके सिंगुलर सेंस में आना है, देखना है सिंगुलर सेंस में हमारी जो स्टैट्स है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इट एज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर तरीके से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली स्टैट्स क्या है। स्टैट्स में जैसे कि हमने स्टार्टिंग की बेटा आपकी, तो हमने आपको ये बताया कि स्टैट्स का मतलब सिर्फ मेयर कलेक्शन जो आपकी होती है न्यूमेरिकल डेटा की, वो नहीं होता। बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक डेटा को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जहां पर वो कहा जा सके कि हाँ ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, ठीक है। सो इन सिंगुलर सेंस हमारी स्टैट्स क्या होती है, हमारी स्टैट्स बेसिकली साइंस होती है एक तरीके की, या आप कह सकते हो स्टडी होती है। किस चीज़ की स्टडी होती है, जितने भी ये मेथड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिकल डेटा बनाने के लिए, ठीक है। सो यही हमारी सिंगुलर नाउन के तौर पर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होती है। सो बेसिकली फर्स्ट वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, देन वी विल डिस्कस दैट डेफिनेशन, ओके। Statistics is a science that deals with collecting, classifying, presenting, analyzing and
the facts and interpreting the facts, or you can say the numerical data collected in light of, or you can say to throw some light on any inquiry. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैट्स एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी स्टडी है जो किस चीज़ से डील करती है, जो अलग अलग हमारे मेथड्स हैं, जैसे कि कोई भी डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, आफ्टर दैट टू प्रेजेंट दैट डेटा, एनालाइज दैट डेटा एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स और द न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा होता है, ये हम तब से बात कर रहे हैं, वही इसमें ही बताएंगे कि डेटा जो होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी इंक्वायरी, जो चीज़ हमने लास्ट डेफिनेशन में भी करी थी, क्यों कलेक्ट किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर इंक्वायरी अगर हमें कोई करनी है, नॉलेज लेनी है किसी चीज़ की, तो उसके बारे में थोड़ी सी उस पर लाइट डालने के लिए कि हमने क्या इंक्वायरी की है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैट्स का भी सिंगुलर सेंस में वही मतलब है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपना सारा, उसको कैसे कलेक्ट किया, किस तरीके से एक्सप्रेस किया, और एक्सप्रेस करने के बाद उससे हम इंटरप्रिटेशंस क्या करेंगे, और सभी क्या होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इंक्वायरी से रिलेटेड होनी चाहिए, यूजलेस डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी हमने अभी यहाँ पे लिखी, कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं। अभी हमने कहा साइंस स्टडी है, सॉरी स्टैट्स स्टडी है, तो बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है, इसके जितने भी स्टेजेस हैं, ये सभी वो स्टेजेस हैं कि हमें क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की, तो मैं क्या कह सकती हूँ। मेरे पास 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज मेरी होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, after that analyzing data, after that last stage will be interpretation of data, or you can say interpreting the results। ठीक है, तो ये हमारी 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की। हमें इसी प्रोसेस में स्टैट्स की स्टडी करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं डेटा को कलेक्ट करूँगी, उसके बाद उसे क्लासीफाई करूँगी कि कौन सा डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है और कितना कितना है। फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करूँगी, इस फॉर्म में प्रेजेंट करूँगी ताकि सामने वाला समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद उसको एनालाइज करना कि क्या जो डेटा वगैरह हैं वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं हैं, या जिस इंक्वायरी से रिलेटेड हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल रही है। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स, उसके बाद अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करके दिखाना कि क्या इस जो मैं पूरी प्रेजेंटेशन मैंने की है उससे मेरे क्या रिजल्ट सामने आए हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ये स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड्स की और कुछ ना कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो मेथड्स और वो टेक्निक्स हमारी कहलाती हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्या कहलाती हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स। जो भी मेथड्स और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं अपनी किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी को करने के लिए या कोई भी स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी परफॉर्म करने के लिए, दैट ऑल मेथड्स एंड टेक्निक्स आर नोन एज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल्स कि कौन से टूल्स होते हैं। हम लोगों ने कर भी रखे हैं
सबको पता भी होंगे, ठीक है। अगर मैं स्टेज 1 की बात करूँ, जो मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, कैसे होता है, सेंसस या फिर सैंपल्स के थ्रू। किस चीज़ का सैंपल होता है, टेक्निक्स हैं, सेंसस और सैंपल जो हैं, ये दोनों टेक्निक्स के नाम हैं। सेंसस आपने सुना होगा, जनगणना जिसको कहते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है सेंसस। बेसिकली क्या होता है, एक सर्वे होता है, तो उसमें कुछ लोगों को ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि वो डोर टू डोर जाकर सभी लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे सिंपल मेरे ख्याल से जनगणना का जो ये आपका सेंसस का होता है, हो सकता है किसी बच्चे ने देखा हो या आपके पेरेंट्स को इस बारे में या ग्रैंड पेरेंट्स को नॉलेज भी रही होगी। उसमें वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं, मेल मेंबर कितने हैं, फीमेल मेंबर कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ जॉब करते हो या नहीं करते हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम कितनी होती है। तो ये क्यों पूछते हैं वो सवाल, इंक्वायरी है ना। किस चीज़ की इंक्वायरी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। क्या क्या पता लग सकता है, बेसिक चीज़ें हैं, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, कोई भी पॉपुलेशन कितनी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। पॉपुलेशन के अलावा ये होता है कि लिटरेसी रेट कितना है, इलिटरेसी रेट कितना है, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, इनकम का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। बहुत सारी चीज़ों के सवाल मिल रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को ये पता है कि मुझे किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट टेक्निक्स जनरेट करने की ज़रूरत है, मुझे स्टडी का लेवल कितना करना है, डेथ रेट या फिर बर्थ रेट कितना है, मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ें इन पर्पज़ से सॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है। क्वेश्चनेयर का मतलब ये होता है उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं जिनके जवाब हम लोगों से लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, एरे ऑफ डाटा या फिर टैली मार्क्स। आप सब ने टैली मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबने मारे होंगे टैली मार्क्स, है ना। तो वो टैली मार्क्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली द टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एरे ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है, जब छोटी क्लासेस में डेटा हैंडलिंग सिखाई गई थी 4th में या 5th स्टैंडर्ड में, तो टीचर बनवाती थी ना, स्माइली बनवाती थी, स्टार, मैंगो, कैशू, जितना डेटा है उसके हिसाब से फिगर्स बनवाया करती थी। तो वो जो फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हो, दैट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज एरे ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये दो टूल्स उसके लिए हो सकते हैं क्लासीफाई करने के लिए। आफ्टर दैट बारी आती है मेरी प्रेजेंटेशन करने की, टेबल्स बना दूँ, ग्राफ्स बना दूँ, है ना, किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ। जो ग्राफ सिखाए जाते हैं ना, या फिर टेबल फॉर्म में या डायग्राम्स बनवाए जाते हैं, वो ऐसे 2 कंपैरिजन वाले बनवा दिए, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, पॉपुलेशन का पता लग जाएगा, करवाते हैं। तो वो हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ, ऐसे प्रेजेंट करूँ कि सामने वाले को देख के पता लग जाए, मुझे हेल्प ना करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एनालाइजिंग। एनालाइजिंग कैसे होती है, परसेंटेजेस की फॉर्म में, एवरेज, एग्रीगेट्स, मतलब मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें निकालनी है। निकाली थी तो वो डेटा एनालाइज कर रहे थे, जब किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, तो वो था हमारा एनालाइजिंग ऑफ डेटा। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जहाँ पर हम डिग्री बताते हैं, किस चीज़ की डिग्री, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बेसिकली वी हैव टू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट, कि ये सारी मेहनत जो करी है उससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताएंगे उस केस में हम, ठीक। उसके लिए हम अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में आपको समझाएंगे। बेसिकली अब ये आपको टूल्स की नॉलेज दी गई है, उसके बाद हम हर एक टूल पे और हर एक स्टैटिस्टिकल स्टडी पे काम करेंगे, स्टेज पे काम करेंगे, हर एक स्टेज पे, और आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। तो
यही चैप्टर अभी हमारा थोड़ा सा और इसमें भी बाकी है। अभी हमें आपको स्टैट्स का सिग्निफिकेंस और बताना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ स्टैट्स के मीनिंग को समझा है। अब हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।